नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की कि इंसान घाटे में जा रहा है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो इस दौर का बहुत ही अहम मसला यानी कोलेस्ट्रॉल है। तो नाजरीन, सामीन, दोस्तों, क्या कोलेस्ट्रॉल वाकई हमारी ज़िंदगी में एक कोई उसका हवा है या हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है? तो मेरी ये बात सुन लें गौर से कि कोलेस्ट्रॉल के बगैर शायद हम जिंदा ही ना रह सकते। कोलेस्ट्रॉल हमारी ज़िंदगी में जो अहम हयातियाती अवामिल है उनका बुनियादी जुज़ है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल ना होता तो बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो हमारी ज़िंदगी में तकमील पा रहे हैं और वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हैं। उनका मैं आप यहाँ पर थोड़ा जिक्र करता हूँ। सबसे पहले समझ लें कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जो सेल हैं उनकी बुनियादी जो झिल्ली है उसका ये बुनियादी जुज़ है। इसी तरह ये पौधों के जो सेल हैं उनमें भी इसके मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे साइटोस्टेरोन, स्टिग्मास्टेरोल, ये इसमें पाए जाते हैं। इनका काम क्या है कि ये खुलिये में या सेल में किसी चीज़ को आने देते हैं और किसी चीज़ को रोक देते हैं। यानी जो समझते हैं कि ये सेल के लिए बेहतर है उसको आने देते हैं, जो नहीं बेहतर उसको नहीं आने देते। फिर दूसरा इसका किरदार, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे जो सेक्स हार्मोन है इनका बुनियादी जुज़ है। इनको तैयार करने में इसका एक अहम किरदार है। जैसे मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, यानी मर्दों में जो हार्मोन पाए जाते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल में यानी जनाना हार्मोन एस्ट्रोजन। तो इनका ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है? ये कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है सेट्रीन, इसी से होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोलेस्ट्रॉल ना होता तो हम तो बेजिन्स होते, यानी ना टेस्टोस्टेरॉन पैदा हो सकते ना एस्ट्रोजन पैदा हो सकते, और हम क्या होते फिर आप अंदाज़ा लगा लें। फिर इसके अलावा ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, इसको पैदा करने में इसका बुनियादी एक किरदार है। और ये करते क्या हैं? कोर्टिसोल जो है वो हमारे जिस्म में ग्लूकोज को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन है वो हमारे जिस्म के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें हमारे मुख्तलिफ हयातियाती दबाव से हमें महफूज रखती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा कोई दुश्मन हमारे सामने है तो उससे फाइट करने के लिए अगर हमारा ब्लड प्रेशर ही लो हो जाता है तो हम क्या फाइट करेंगे? हम तो बुज़दिल हो जाएंगे, और उसके लिए हमें एनर्जी भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो अहम बुनियादी चीज़ें हैं हयातियाती दबाव का मुकाबला करने के लिए, तो ये कोलेस्ट्रॉल की बदौलत हमें मैसर हो रही हैं, वरना तो हम बुज़दिल हो जाते और दुनिया के सामने हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फिर कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो जिगर में मुख्तलिफ हार्मोन तैयार करती है, और इसके अलावा एक इसका हिस्सा पिता के ज़रिए अंतड़ियों में गिरता है और लैपिड्स यानी जो चर्बी है उसको हज़म करने में इसका एक अहम किरदार है। फिर इसका एक अहम किरदार ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो न्यूरोनल सर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा जो जदीद तहकीक है उसमें तो ये भी लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल जो कि ग्लाइकोलिपिड्स हैं और स्फिंगोलिपिड्स, इन की मदद से, यानी ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये ऐसी बुनियादी झिल्लियाँ हमारे जिस्म में बनाता है जिनकी वजह से वायरसेस और मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो हैं उनको रोकता है जिस्म में दाखिल होने से। इसका मतलब है कि अगर कोलेस्ट्रॉल ना होता तो हमारे इर्द गिर्द के जितने वायरसेस हम पर हमला आवर हो रहे हैं या बैक्टीरिया हजारों की या करोड़ों की तादाद में, मैं तो कहता हूँ कि ये जो हमारे इर्द गिर्द जरासीम है ये जो हम पर हमला आवर हो रहे हैं, तो इनकी रोकथाम करने के लिए
हमारे पास कोई हथियार ना होता, अगर कोलेस्ट्रॉल ना होता, और हम कैसे ज़िंदा रह सकते, कैसे सेहतमंद रह सकते। तो फिर मसला ये है कि ये इतना वावैला क्यों किया जा रहा है और डॉक्टर क्यों कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल घटाओ, कोलेस्ट्रॉल कम करो, कोलेस्ट्रॉल को कम करो। तो मेरा भाई ये भी बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है। घटाओ क्या, अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी जिस्म में कम हो गया तो हम ये तमाम जो मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं मराहिल, ये कैसे तकमील पा सकते। तो मसला क्या है? मसला ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो हमारे जिस्म में इसकी ख़ास तौर पर 3 अक़साम हैं। 3 में से एक किस्म ऐसी है कि वो अगर जिस्म में ज़्यादा हो जाए, उसकी मिक़दार ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारी खून की शरीयानों में ब्लॉकेज पैदा कर सकती है, जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को खून जो तरसील करता है ग़िज़ा की, वो ना पहुँच सकेगी और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को क्या वाक़ई ये सारे किस्म के कोलेस्ट्रॉल जो हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे लिए फ़ायदेमंद है? तो इनकी मैं क्लासिफ़िकेशन आपके सामने पेश करता हूँ कि कौन-कौन से किस्म के जो कोलेस्ट्रॉल हैं, वो हमारे जिस्म में क्या-क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले काइलोमाइक्रोन, फिर वीएलडीएल यानी कम बहुत कम कसाफ़त वाले लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स असल में लिपोप्रोटीन क्या है? ये समझने की भी ज़रूरत है। हमारे जिस्म में जो खून है वो मुख्तलिफ मादों को जिस्म में तरसील करता है खून के ज़रिए। अब खून के ज़रिए जब वो तरसील करता है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हाइड्रोफोबिक है। मतलब ये कि ये पानी में हल तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये खून में भी डिज़ॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा जिस्म क्या करता है कि ये लिपोप्रोटीन जो है इसका इस्तेमाल करता है, इसके मॉलिक्यूल में इसको महफूज करता है और इस पर एक तह चढ़ा देता है जिसे प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। इसकी तह चढ़ाकर इसमें लिपोप्रोटीन में ये इसको महफूज करके इस तरह खून में शामिल कर देता है और वो ट्रैवल करते रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो किरदार है हमारे जिस्म में वो अदा करते रहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जो जिस ट्रेन पर सफ़र करता है, जिसको मैं आपके सामने लिपोप्रोटीन कह रहा हूँ, उसकी ऐसी अक़साम हैं जो हमारे जिस्म में कुछ तो ऐसी हैं जो जिस्म से कोलेस्ट्रॉल जिगर की तरफ ले जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो जिगर से कोलेस्ट्रॉल को खून में शामिल करती हैं। तो लिपोप्रोटीन की अक़साम के लिहाज से कोलेस्ट्रॉल की हम अक़साम कर सकते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहले कि लिपोप्रोटीन की एक बहुत अहम किस्म है जिसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन। फिर बहुत कम कसाफ़त वाले लिपोप्रोटीन जिसे यानी वीएलडीएल कहते हैं। फिर कम कसाफ़त वाले लिपोप्रोटीन जिसे हम एलडीएल कहते हैं। फिर दरमियानी कसाफ़त वाले लिपोप्रोटीन जिसे हम ईएलडीएल कहते हैं। फिर हाई डेंसिटी यानी ज़्यादा कसाफ़त वाले लिपोप्रोटीन एचडीएल। इनमें से ख़ास तौर पर 3 जो लिपोप्रोटीन है ना जी, 3 किस्म के, वो ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं। उनमें से एक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, एक कम नुकसानदेह है और एक जो जिस्म के लिए है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर एचडीएल है, ज़्यादा कसाफ़त वाले जो लिपोप्रोटीन है, वो क्या करते हैं कि वो पूरे जिस्म की जो बाफ़तें हैं उनमें से कोलेस्ट्रॉल को खींच कर जिगर में लाते हैं और जिगर में क्या होता है, इनसे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन तैयार होते हैं और कुछ इसका हिस्सा पित्ते से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में गिरता है और वहाँ पर जो चर्बी होती है उसको डिज़ोल्व करता है यानी हज़म करता है और बाकी वो प्रोसेस करके फुजले के ज़रिए खारिज हो जाता है। और कुछ ऐसे लिपोप्रोटीन है जैसे एलडीएल यानी कम कसाफ़त वाले लिपोप्रोटीन, वो क्या करते हैं कि वो जिगर से कोलेस्ट्रॉल को खून में शामिल करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है।
कि ये जो खून में शामिल होते हैं कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन के ज़रिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये 3-4 किस्म के ऐसे फंक्शन करते हैं जो हमारे जिस्म में नुकसानदेह हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारी खून की नालियों को थिक कर देते हैं, तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से खून की जो तरसील है मुख्तलिफ मादों की, वो सही तरह से नहीं कर पाता, क्योंकि खून वहाँ से रवानी से गुजर ही नहीं सकता। तो जिन अज़ा को वो खून पहुँचेगा, कम पहुँचेगा, तो ज़ाहिर है ग़िज़ा उनको कम पहुँचेगी तो वो कमज़ोर हो जाएँगे। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो खून की नालियाँ हैं, इनको वो खुरदरा कर देता है। तो इससे भी यही प्रॉब्लम होगी कि खून रवानगी से नहीं गुज़रेगा, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ये इनको बंद ही कर देता है। ये इसके सामने यानी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक आ जाता है, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि इसमें एक प्लाक आ गया है, एक कचरा फंस गया है। तो इसका क्या होता है, इससे ये होता है कि जिस उज़व को यहाँ पर खून पहुँचना होता है इसके ज़रिए, मिसाल के तौर पर अगर पाँव है, इसकी छोटी उँगली में है, उसके कहीं प्लाक आ गया है, तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर ये दिल की जो शरायन है, जो दिल को ग़िज़ा पहुँचाती है, अगर उसमें प्लाक आ गया ना, तो फिर ये क्या होगा कि ये हार्ट अटैक आएगा, बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो प्लाक है ना, ये उखड़ जाता है और ये खून में तैरता फिरता है, तो ये भी इतनी खुशआइन बात नहीं कि ये उखड़ गया तो अब ठीक है। ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये कहीं जाकर अटक जाता है, और इसका अटकना भी ऐसे समझ लें कि अगर ये किसी ऐसे उज़व, जैसे ये कान की लौ है, अगर यहाँ अटक जाएगा तो हम इसको हल्की ख़ारिश करेंगे, थोड़ा-सा दर्द महसूस करेंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये दिमाग की किसी वेन में जो दिमाग को ग़िज़ा पहुँचाती है, वहाँ पर अटक जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर तो फ़ालज जैसे मुख्तलिफ़ अमराज़ जो हैं, इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक वो हो सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल ऐसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि आया ऐसा जो हो रहा है, वो हमेशा ही ऐसा होता है? इसके मतलब मैं बाद में आपसे बात करूँगा। पहले मैं दूसरा आपको बता दूँ कि ये जो वीएलडीएल है, यानी इंतहाई कम कसाफ़त वाले लिपोप्रोटीन, उनको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं इसलिए किया जाता, क्योंकि वो जो तरसील करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की बजाय ज़्यादातर वो ट्राइग्लिसराइड्स इसमें ज़्यादातर होता है, और इसकी अगर ये मिक़दार ज़्यादा हो भी जाए तो जिस्म में इसको इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं समझा जा रहा। बहरहाल मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो नुकसानदेह मैंने आपसे कहा कि लिपोप्रोटीन जो जिगर से खून में पहुँचाते हैं, तो इसका क्या बहुत ज़्यादा नुकसान है? बाकी सब में ऐसा होता है कि लिपोप्रोटीन जो वो खून में शामिल कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को, उसको बहुत ना, 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 ऐसा नहीं है। ये मैंने संगीन हालात के मुतल्लिक़ आपको इन्फ़ॉर्म किया है। अगर ये खून में नहीं शामिल हो गए, तो जो मैंने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हैं, मुख्तलिफ़ जो अवामिल बताए हैं, जैसे एक बहुत ही अहम मसला, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये विटामिन डी का बहुत अहम जुज़ है, और विटामिन डी को जिस्म में जज़ब करने में इसका एक अहम किरदार है। अगर विटामिन डी हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होता, तो हमारी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएँगी, खोखली हो जाएँगी। हड्डियों की ग्रोथ करने का एक जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस ऐसा होता है कि जिस्म की हड्डियाँ जो हैं वो ग्रोथ करती हैं, बढ़ती हैं। जैसे बच्चों की हड्डियाँ, वो पहले छोटी होती हैं, फिर बड़ी होती हैं, या अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो दोबारा हड्डी हमारी जुड़ जाती है। अगर हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी, तो ये प्रोसेस कभी भी नहीं होगा, और होगा भी तो हमारी हड्डियाँ चटक जाएँगी, टूट जाएँगी, कमज़ोर हो जाएँगी। तो इन मुख्तलिफ़ मराहिल से बचने के लिए हमें करना क्या है? तो इस लिहाज से भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद हमारे जो साबर मुल्तानी साहब हैं, उन्होंने हमारी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मदद की है। साबर मुल्तानी साहब की बुक्स हैं हमारे सामने, मैं उनका कुछ हवाला देना आपके सामने पसंद करूँगा। ये मेरे पास एक किताब है, आदय शबाब। ये
साबर साहब की बहुत ही मशहूर किताब है और बड़ी इसमें वजाहत के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को जिक्र किया गया है। इसका सफ़ा नंबर है जी 42, 42 सफ़ा नंबर इसका आप देख रहे हैं, ये 42 सफ़ा है। यहाँ पर साबर साहब लिखते हैं कि सिर्फ आग ही एक क़ुव्वत है जो ज़िंदगी बख्शती है, परवरिश करती है, तख्लीक करती है, हरारत बख्शती है। अब मैं जो जिस पॉइंट पर मैं आना चाहता हूँ, साबर साहब ये यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल तब जमेगा हमारी शरीयानों में जब हमारे जिस्म की हरारत डाउन होगी। अगर हमारे जिस्म की हरारत जो हरारत गरीज़ी है, असली जो हरारत है वो पूरे तौर पर कायम है तो कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं जमेगा। फिर आप एक बात ये और ज़हन में रख लें कि बहुत वाबैला किया जा रहा है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये देसी घी से हमारे जिस्म में नुकसान करता है और बनता है और वेनों को तंग कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारा देसी घी है या जो सीड्स ऑयल है, जैसे सरसों का तेल और मुख्तलिफ जैतून का तेल है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल को जमने ही नहीं देती। तो जमने वाला कौन है? वो जो हमारा बनस्पति घी है ना, ये ऐसी चीज है जो हमारे जिस्म के टेम्परेचर पर भी डिसॉल्व नहीं होता, नहीं इसकी जो डिसॉल्वेशन है यानी ये पिघलता ही नहीं। तो नुकसान तो ये करता है। और यहाँ पर क्या वबैला किया जा रहा है जी, अब यकीन करें जिन्होंने ये बनास्पति घी निकाला था ना यूरोप वालों ने या मुख्तलिफ कंट्रीज में, वहां पर ये बैन हो चुका है और हमारे मुल्क में अभी भी बड़े मैं पहना धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। और ऐसे ग्रीस जैसे जैसे ग्रीस नहीं होती ऐसे घी यानी घटिया किस्म के घी इस्तेमाल। और फिर जो घी हम फ्राई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे दुकानदार या फिश पॉइंट है या मुख्तलिफ किस्म के जो फास्ट फूड के पॉइंट है, वो घी को इतना जलाते हैं, बनास्पति घी को भी इतना जलाते हैं कि वो घी तो रहता नहीं, ज्यादातर कार्बन हो जाता है। और कार्बन के मुतल्लक तहकीकात हमियात में साबर साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बहस की है, लेकिन वो किसी और मौके पर, क्योंकि तवालत का जरा मुझे खदशा होता है। इसके अलावा साबर साहब फरमाते हैं कि इसका इलाज क्या है। जो इलाज के मतलब साबर साहब फरमाते हैं कि जनरल एक बात फरमाते हैं, ये मेरे सामने किताब है तहकीकातुल मुजर्रबात, इसका सफ़ा नंबर 41 है। सफ़ा नंबर 41 पर साबर साहब यहाँ पर लिखते हैं, ये मैं आपके सामने पेज यहाँ पर आपके सामने बयां कर रहा हूँ। साबर साहब फरमाते हैं इलाज के हवाले से, अगर मुआलज गज़ा को रोककर इसका बोझ अज़ा पर से कम कर दे और ज़रूरत के मुताबिक गज़ा दे या इसके फेल में तेज़ी पैदा कर दे या आइंदा उज़व के फेल को जारी कर दे जो अद्वियात से हो सकता है, तो इससे सही और जल्द आराम की सूरत पैदा हो जाएगी। यानी इलाज हमने कैसे करना है, एक तो हमने आपके सामने जिक्र किया कि जिस्म की अगर हरारत कम, हरारत गरीजिया कम हो गई है तो उसको पूरा करना है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि जो गलत किस्म से गज़ाएं हैं ना उनको ख़त्म कर दें। जो हम गज़ा इस तरह की फ्राइड या चिकन या इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं जिनमें हरारत हमारे जिस्म में कम हो रही है, यानी वो जिगर में सुस्ती पैदा कर रही हैं और खुश्की को ज़्यादा यानी दिल के फेल को तेज़ कर रही हैं, फ़ौरन बंद कर दें। अगर हम इनको बंद कर देंगे तो दूसरा क्या होगा, फिर साबर साहब फरमा रहे हैं कि गज़ा मुनासिब दें। मुनासिब गज़ा क्या है कि जिस्म के मुतल्लक हम देख रहे हैं कि इसको अगर हरारत की ज़रूरत है तो हम जिगर के फेल को तेज़ करने वाली गज़ाएं देंगे। फिर फिर वो कह रहे हैं कि आइंदा उज़व के फेल को तेज़ कर दें। इसका मतलब ये है कि जो उज़व सुस्त हो चुका है, जैसे जिगर में अगर हरारत कम है तो इसमें सुस्ती आ गई है, तो हम इस तस्कीन को दूर करने के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे जो जिगर के फेल को तेज़ करेंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा जब ये जिस्म में हरारत पूरी हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल जहाँ पर भी जमा है फिर हमें स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं होगी।
ये जो 2-2 3-3 लाख रुपया हेंट रहे हैं ना लोगों से, कुछ भी नहीं है। एंजियोग्राफी कराएं जी, क्यों जी वो नाली तंग हो गई है। भाई तंग क्यों हो गई है? क्या नजरिया मुफरत अज़ा वालों की साबर साहब ने तरबियत नहीं कर दी कि सुकेड़ किस तहरीक में आता है, सर्दी खुश्की से आता है, तो हम हरारत क्यों नहीं पूरी कर देते? अगर सुकेड़ आ गया है या उसमें प्लाक आ गया है, वो ब्लॉक हो गया, तो क्या इसका हल नहीं? इसका हल है, साबर साहब कहते हैं कि हरारत पूरी कर दें। और हरारत पूरी करने, अगर हरारत कम है तो उसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, और साबर साहब की ये बहुत ही मशहूर किताब है तबदिक वसिल, तहकीकात तबदिक वसिल। इसके सफ़ा नंबर 50 पर मैंने आपको एक इबारत भी पढ़कर सुनाई थी और आज फिर आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। ये देखें, ये इबारत है। तो साबर साहब कह रहे हैं, कोई इलाज इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक पेट का खमीर और ताफन ख़त्म ना किया जाए। सर, पेट का खमीर और ताफन पैदा ही तब होता है जब हरारत कम होती है। और इसकी मैंने आपको निशानी बताई थी कि अगर हरारत बहुत ज़्यादा कम है तो पेट में जो हवा बनती है उसका इखराज आसानी से नहीं होगा, आवाज़ के साथ होगा, जोर लगाने से खारिज होगी। और अगर कुछ हरारत पैदा हो रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारे जिस्म पेट में जो हवा बन रही है उसका अखराज आसानी हो रहा है, बगैर आवाज़ के हो रहा है। तो अब हम इसके लिए दवाई क्या दें? कोलेस्ट्रॉल अगर बन गया, बहुत ही आसान तरीन दवाई जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। सर, आपके घर में जरूर पड़ा होगा ये देसी लहसुन। देसी लहसुन, अगर आप तो बड़ा बड़ा वो आ गया ना, वो चाइना वाला, इतने तो वो पूरे गन्ने जैसी एक ही तुरी होती है, वो नहीं, मैं देसी लहसुन की बात कर रहा हूँ। सर, रोजाना आप सुबह दोपहर शाम एक एक उसकी जो तुरी है ना, वो ले लें नीम गर्म पानी के साथ। ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह की कोई चीज ऐसी बचेगी नहीं, सत्यानाश हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल जहां पर भी जमा हुआ है। और ये मैंने आपसे पहले जिक्र कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल को घटाना नहीं, हाँ, जहां पर जमा हुआ है उसको डिजॉल्व जरूर करना है। इसको कम नहीं करना, कम करेंगे तो हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब होंगे, हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। इसको घटाना नहीं, इससे काम लेना है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है हमारे लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक थोम की तुरी, वो सुबह दोपहर शाम। फिर इसके अलावा अगर वो उसको नहीं खा सकता तो इसका पाउडर बना लें, कैप्सूल में डाल लें, तो नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, अगर मसला नहीं है तो फिर इसको दिमाग में परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ, जिनको मसला हो गया, आसान तरीन मैंने हल बता दिया। इसके अलावा बाज को ये होता है कि मैं, इससे स्मेल आती है, वो मैं नहीं इसको इस्तेमाल कर सकता, तो फिर सर अजवैन, सादा सी दवाई। मैं तो लंबे चौड़े नुस्खे बताता ही नहीं। अजवैन का इस्तेमाल, ये कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है मुख्तलिफ वेन्स में, जिन लोगों की एंजियोग्राफी होती है, जिन लोगों की वो स्टंट डाले जाते हैं, इस तरह के जिनके मसाइल होते हैं, उनके लिए बेहतरीन इलाज है। चाहे वो लहसुन इस्तेमाल कर दे या चाहे वो अजवैन इस्तेमाल कर दे। हाँ, गजा का आपने, मैंने जो आप साबर साहब की इबारत पढ़ी है ना, गजा का आपने ख्याल रखना है। अगर ये जिगर की तस्कीन की वजह से मसला है तो हम ये समझते हैं, हुक्मा लोग तो ये समझते हैं इसके लिए गजा क्या होगी, छोटे गोश्त का शोरबा, और उसमें जो मसाले डालने हैं, सब्ज मिर्च, नमक, अदरक, हल्दी, लहसुन और जीरा स्याह। इसके अलावा फल, इसके लिए पपीता बेहतरीन फल है, खजूर बेहतरीन फल है, और जो ड्राई फ्रूट है विदाउट पीनट, पीनट नहीं, विदाउट पीनट, जैसे काजू है, पिस्ता है, बादाम है, ये सौंगी है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दिमाग से निकाल दें कि देसी घी से इसका कोई मसला होगा, देसी घी से कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ना ना। देसी घी से भी तब बनेगा या किसी और चीज से भी तब बनेगा जब हम खा इतना लेंगे कि हमारे पेट में वो हजम ही नहीं होगा और गैस बनेगी, हवा बनेगी। इसका मतलब है हमारी जो अंदर की हरारत है वो कम हो गई है। अगर हरारत कम हो गई है सर, फिर तो और भी बड़े मसाइल होंगे। जस्ट लाइक आप दूध पीते हैं, तो दूध अगर वो हमारे जिस्म में हजम नहीं होता तो हैजा तो होना है।
गोश्त खाते हैं वो जिसम में हजम नहीं होता तो हैजा तो होना है। तो कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ क्यों सामने रख कर इस पर फायरिंग की जा रही है कि इसको घटाओ, इसको घटाओ, भाई बाकी गजाएं भी घटाओ। एतदाल रखें, जितनी गजा की जरूरत है उतना खाएं अगर जिंदगी में सेहतमंद रहना है। अगर सेहत की जरूरत है तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट, ये जो पपीता और गोश्त, ये आप कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए, जिनको कोलेस्ट्रॉल हो चुका है वो इनसे बचने के लिए गजा ये इस्तेमाल करें। दुआ के तौर पर लहसुन की तुरी या अजवाइन का इस्तेमाल, बेहतरीन चीज़ें, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी गुजारिशात हैं आपके सामने। मुझे लगता है कि वक़्त थोड़ा-सा ज़्यादा लग गया बातें करते-करते। मेरा भी दिल करता है आपसे बातें करता रहूँ, लेकिन वक़्त आपके पास भी कम होता है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर मुझे फ़ॉलो करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं ना माशरे में जो क्रिएट हो रहे हैं, जिनकी वजह से मासूम लोगों को लूटा जा रहा है, उन पर बहस करता रहूँ। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।